5 फरवरी 1990 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मेरठ में किरण पाल सिंह जो एक सब इंस्पेक्टर थे, उनके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े होते होते उसे क्रिकेट नाम के कीड़े ने काट लिया। माँ को तो जैसे तैसे मना लिया और क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाने की परमिशन भी मिल गई, मगर घर से स्टेडियम तो 8 किलोमीटर दूर था। तो इसीलिए उनकी बड़ी बहन रेखा आधना ने उन्हें लेकर स्टेडियम गई। उस स्टेडियम के जो कोच थे उनका नाम था विपिन भट्ट। उनकी कोचिंग का नया कैरियर शुरू हुआ था। उनकी नजर इस 13 साल के पतले दुबले एवरेज हाइट वाले लड़के पे पड़ी और पास में बुलाया। पूछा क्या करते हो? जवाब था गेंदबाजी। उन्होंने बोला बोल कर नहीं, करके दिखाओ। तो वो चला पहली गेंद डालने। वो पहली गेंद ना थी बाउंसर, ना ऑर्कर थी और ना ही तेज। एक गेंद गुड लेंथ के टप्पे पर पड़ी और इन स्विंगर थी। सर भट्ट ने कहा आपका स्वागत है, मगर आपका नाम क्या है? जवाब था भुवनेश्वर कुमार। ये नाम आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप भीड़ से निकलकर कुछ करने को ठानते हैं तभी शायद ये दुनिया आपको पहचानती है। सुबह स्कूल जाना और 2 बजे स्कूल से वापस आना और शाम को 4 बजे एकेडमी के लिए जाना और 7 बजे जाकर कहीं आराम करना, ये रोज का शेड्यूल था भुवनेश्वर कुमार का। मगर उनकी बड़ी बहन कभी उन्हें बिना खाए सोने नहीं देती थी। भुवनेश्वर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 2008 में लिस्ट ए कैरियर में डेब्यू किया। और इतना ही नहीं, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि 2008-9 में रणजी सीजन में वो एक कर दिखाया जिस कारनामे को करने के लिए इंटरनेशनल बॉलर तक तरसते हैं। वो कारनामा था दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर को पहली बार घरेलू क्रिकेट में किसी बॉलर ने 0 पे आउट किया था। ये लम्हा सचिन के कैरियर में सिर्फ इकलौती बार आया है। इस सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने 24 विकेट लिए और इतना ही नहीं, वो इस सीजन की वजह से अपनी बहन की शादी भी अटेंड नहीं कर पाए। और शायद यही डेडिकेशन होती है जो एक आम खिलाड़ी और एक स्पेशल खिलाड़ी में एक छोटा सा अंतर तय करती है। डोमेस्टिक के इस परफॉर्मेंस को देखकर आरसीबी ने अपने दरवाजे भुवनेश्वर कुमार के लिए खोल दिए। साल 2009 में आरसीबी ने भुवनेश्वर अपने साथ तो लिया था, मगर उनके एक भी मैच नहीं खिलाया। और साल 2010 में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा ना कर पाने की वजह से उन्हें रिटेन करने के बावजूद भी एक भी मैच नहीं मिला। आईपीएल 2011 में पुणे वॉरियर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। अब भुवनेश्वर अच्छे गेंदबाज तो थे, मगर वो बल्लेबाजी भी कर सकते थे। ये उन्होंने साबित किया दिलीप ट्रॉफी 2012 में नंबर 8 पर शतक जड़कर। और 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू किया। इस मैच में सभी ने उनकी कलाइयों की कला देखी और ये भी देखा कि इनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। इस मैच में भुवनेश्वर ने पाकिस्तान के 3 विकेट लिए, मगर वो तीनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के थे। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से मेरठ से आने वाला उत्तर प्रदेश का लड़का मात्र 5 दिन के अंतराल में अपना वनडे डेब्यू भी करने को था। और जो पहली बॉल थी वो शायद भुवनेश्वर की सारी मेहनत को दर्शाने के लिए काफी थी। और यही तो इन स्विंगर थी जिससे सारी कहानी की शुरुआत हुई। भुवनेश्वर की इस पहली गेंद को देखकर लगभग सभी लोग को अनुमान लग गया था कि ये तिनका आंधी के साथ उड़ेगा नहीं, कुछ करने आया है, बिना कुछ करे मुड़ेगा नहीं। अब 22 जनवरी 2013 को भुवनेश्वर का टेस्ट डेब्यू हुआ, मगर शायद वो पहली सीरीज उनको इतनी रास नहीं आई। मगर जब अंग्रेजों के घर में हाथ में ड्यूक की गेंद आई तब वो तेवर अलग थे। मात्र 7 इनिंग में 19 विकेट चटकाए और ना ही विकेट चटकाए, बल्ले के साथ भी 247 रन जड़ दिए और इस सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। मगर आपके तर्कस में जब भी कुछ ही तीर होते हैं तो आपका सबसे मुख्य तीर भी समय के साथ प्रभाव छोड़ना बंद कर देता है। भुवनेश्वर की इस कम गति के चलते लगभग हर बल्लेबाज उन्हें क्रीज से बाहर आकर टैकल कैसे करना है सीख गया था। अब 2015 का वर्ल्ड कप आया, मगर खराब फॉर्म के चलते इंडियन टीम उन्हें साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। बुरा वक्त था, मगर बुरा पहले ही कहाँ टिक पाया। ऐसी थोड़ी ना मेरठ का लड़का किसी स्विंग का राजकुमार कहलाया है। उस दौर में भुवनेश्वर पर कई सारे सवाल उठे। जब दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हुए अपने 10 ओवर में 106 रन दिए तो लगभग सभी लोग ने भुवनेश्वर का कैरियर यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। पर मंजिल को क्या पता मुसाफिर के पाँव में कितने छाले हैं। और एक बार फिर से भुवनेश्वर ने कहा अभी रुकिए जरा, एक किस्सा और बाकी है। अभी आपने देखा ही क्या है, मेरी काबिलियत का एक हिस्सा अभी बाकी है। और यहाँ से भुवनेश्वर ने काम करना शुरू किया अपनी ऑर्कर्स और गति पर। मगर इस बदलाव के दौर में उन्हें काफी सारी इंजरी होगी। वापसी करने के बाद 2016-17 में भुवनेश्वर अपने कैरियर के पीक पर थे।
और लगभग 2019 तक हर सीरीज में इकोनॉमिकल बॉलर ही थे। इंडिया के लिए शुरुआत में स्विंग तो बाद में नकल और यॉर्कर से बल्लेबाज को छकाना बहुत अच्छे से जानते थे। भुवनेश्वर कुमार को 2022 के बाद इंडियन टीम उनकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। मगर ये हार है अंत नहीं, एक किस्सा IPL का मैदान भी बाकी है। प्लीज आइए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, गुड बाय।